हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसी चैप्टर को आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर के काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। तो एक बार उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लेंगे जो भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमने बात की थी मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। जो भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका मास होता है उसे मैटर कहा जाता है। अब ये सारी चीजें स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उनका मास भी है। और अगर हम एयर की बात करते हैं तो एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसका भी मास होता है। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी किया था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने बात की थी कुछ और पॉइंट्स के ऊपर। जैसे अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स ने मैटर को क्लासिफाई किया, कहा कि उसकी क्या है, 5 बेसिक एलिमेंट से कोई भी मैटर बनता है, जिसे पंच तत्व कहा जाता है। अब ये पंच तत्व है स्काई, वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर। ठीक है, और ग्रीक फिलोसोफर का भी कुछ ऐसा ही कहना था कि जो भी मैटर है वो पंच तत्व यानी कि 5 एलिमेंट से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, चलो। फिर हमने बात की मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम जो है मैटर के 3 पार्ट्स में उनको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, इन तीनों पार्ट्स को ही हम पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर के जो है 3 पार्ट्स हैं, जिसे हम कहते हैं एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, इस तरीके से। ठीक है, वरना अगर हम पूरा क्लासिफिकेशन देखें तो देखो मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है मिक्सचर, एक है प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं हमारे एलिमेंट और कंपाउंड, और मिक्सचर्स में होते हैं हमारे होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर। बाकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर है? चलो, फिर कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी कि मैटर जो है वो कैसे बने हुए होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर के, यानी कि टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बने हुए होते हैं। और इन टाइनी पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं इन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इतने ज्यादा टाइनी ये होते हैं। टाइनी यानी कि छोटे होते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि ये जो पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे ना, जो पार्टिकल्स है जो बहुत ज्यादा स्मॉल हैं, जिन पार्टिकल से मिल करके कोई भी मैटर बना हुआ होता है, इन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल के बीच में होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, तो क्या सभी के बीच में होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस? देखो, ये मैटर टू मैटर वेरी करता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे कैरेक्टरिस्टिक तो हमने देखी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अब हमें ये कहा जाएगा कि ये सारे मैटर के लिए है, यानी कि कोई भी मैटर हो सब में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, सबके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही इनकरेक्ट होगा। ठीक है, करेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये मैटर टू मैटर वेरी करते हैं। जैसे गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो ज्यादा होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा कम होता है, और सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है या ना के बराबर होता है। अगर ऑर्डर की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का ऑर्डर कुछ ऐसा होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि ये मैटर टू मैटर वेरी करता है। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था कि वाटर में अगर हम क्या करते हैं, 1 चम्मच नमक या 1 चम्मच चीनी डालते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वाटर का जो लेवल है उतना ही रहता है, बिल्कुल भी लेवल नहीं बढ़ता है। अगर हम इसमें 1 चम्मच चीनी और डाल दें तो भी जो है लेवल उतना ही रहेगा, लेवल इंक्रीज नहीं होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है इसके बीच में शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स चले जाते हैं और जा करके वहीं बैठ जाते हैं, जिससे कि जो शुगर डालने पर या नमक डालने पर पानी का लेवल जो है वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि वहां पर स्पेस है, वो जो सॉल्ट है या शुगर है वो स्पेस में चला जाता है।
ठीक है, चलो। हाँ, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं बढ़ेगा। अगर हम बहुत सारा चीनी डालेंगे तो देखो एक टाइम पर तो स्पेस सारे क्या हो जाएंगे, फुल हो जाएंगे। तो हम बहुत सारा चीनी या नमक अगर डालते हैं तो लेवल क्या होने लगेगा, राइज होने लगेगा। ठीक है, तो जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उतना ही वो क्या कर पाएगा, घोल पाएगा, है ना, अपने अंदर जो है उतना ही स्पेस दे पाएगा, उतना ही घोल पाएगा। उसके बाद जो है इसका लेवल क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है तो हमेशा इतना ज्यादा स्पेस रहेगा। क्लियर है। फिर हमने बात की कि पार्टिकल्स जो है वो कैसे होते हैं, वो होते हैं कंटिन्यूअस मूवमेंट में। ये क्या करते रहते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की, ये भी मैटर टू मैटर वेरी करती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे ही मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मूवमेंट में होते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे अगर हम बात करते हैं गैसियस पार्टिकल्स की, तो या गैसियस मैटर की, तो गैसियस जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स इतने ज्यादा नहीं होते और सॉलिड के पार्टिकल्स भी नहीं होते। ठीक है, तो जो गैसेस हैं उनके पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मूवमेंट में होते हैं। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, जब हम क्या होते हैं, एक मूवमेंट का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, चल करके जाना। ठीक है, अब जैसे कोई सॉलिड है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती। जैसे आपने अगरबत्ती देखी है या आपके घर में धूप आप जलाते हो, ठीक है, सुबह पूजा करते हैं या जो भी है, आपने देखा होगा कि एक जगह पर जब वो धूप अगरबत्ती रखी हुई होती है तो उसमें जो है इतनी तेज खुशबू नहीं आती है। हमें जो है उसे पास जा करके सूंघना पड़ता है। ठीक है, या हल्की हल्की स्मेल आएगी थोड़ा बहुत अगर हम बहुत ज्यादा पास जाएंगे तो। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, उसको जलाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने लगती है और पूरे घर में जो है खुशबू फैल जाती है। अब ये पूरे घर में खुशबू कैसे फैल रही है, वो पार्टिकल्स हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जिससे कि खुशबू भी हर जगह फैल रही है। ठीक है, तो ये भी पार्टिकल टू सॉरी मैटर टू मैटर वेरी करता है। तो ये इंसेंस स्टिक इस तरीके से देखो खुशबू बहुत दूर तक जा रही है, क्यों, टेम्परेचर बढ़ाने पर। चलो, फिर हमने बात की थी कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही फोर्स है जिससे ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। ठीक है, और अपना एक शेप साइज क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये भी मैटर टू मैटर वेरी करता है। जैसे अगर हम गैसेस की बात करें तो उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत कम होता है, लगभग ना के बराबर। लिक्विड्स के बीच में थोड़ा बहुत होता है और सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो सॉलिड में बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे ये मार्कर है, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, है जैसे हम ऐसे फूंक मार रहे हैं तो पार्टिकल्स क्या इधर उधर जा रहे, नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, तो जब तक हम इससे ज्यादा कैसी फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स ना लगा दें, तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, ये टूटेगा नहीं, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो जुड़े हुए ही रहेंगे। अगर हम बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो जाकर के इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, या इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटेगा, फिर ये टूटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी सॉलिड जो है उनके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। लिक्विड और गैसेस के कंपैरिजन में गैसेस का तो ना के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, ये भी मैटर टू मैटर वेरी करता है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन सॉलिड में भी ऐसा नहीं कि हर सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, इसका तो ज्यादा है। लेकिन अगर आप चौक की बात करो तो चौक को तो आप ऐसे ही कर लो हाथ से हल्का सा, तो चौक जो है वो चूर चूर हो जाती है, उसके पार्टिकल अलग अलग होने लगते हैं। किस वजह से, क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है। ठीक है, जिस वजह से वो जुड़े हुए हैं, शेप मेंटेन है, लेकिन बहुत कम फोर्स है। ठीक है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी कम है, जिस वजह से वो आसानी से टूट जाता है। ठीक है, चलो। फिर हमने देखा कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर की, उनकी टेंडेंसी होती है डिफ्यूज होने की, एक जगह से दूसरी जगह जाने की। ये किस वजह से है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होने की वजह से। ठीक है, ये भी मैटर टू मैटर वेरी करता है। फिर मैटर की स्टेट्स हमने पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब सॉलिड स्टेट हमने देखी। सॉलिड स्टेट यानी कि ये कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा होता है, इनकी जो डेंसिटी है वो भी ज्यादा होती है, ये फ्लो नहीं करते, हीप करते हैं, यानी कि ढेर
बनाते हैं। जैसे हम कहें कि हमें जो है यहाँ पर सीमेंट डालनी है कहीं पर भी, जब हम सीमेंट डालते हैं तो सीमेंट कुछ इस तरीके से गिरेगा ना, तो पहाड़ बनाएगी। हम सीमेंट डालेंगे डालेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से हीप बनती है, ठीक है। वहीं अगर हम कहें पानी डालते हैं तो क्या पानी भी ऐसे ही पहाड़ बनाएगा? नहीं बनाएगा। पानी क्या करेगा? बह जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में ये क्या प्रॉपर्टी क्या होती है? हीप करते हैं, ये फ्लो नहीं करते, बहते नहीं है, ठीक है। डिफ्यूजन का रेट यहाँ पर बहुत कम, लगभग ना के बराबर होता है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में, बहुत ज्यादा हाई होती है। फिर हमने ये भी बात कर ली थी कि इनका डेफिनेट शेप होता है और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। चलिए, तो हम इनके शेप को क्या चेंज कर सकते हैं? हाँ, चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस में चेंज करके जो है हम इनके शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा हमारे पास है आइस क्यूब, क्या है? ये है हमारे पास आइस क्यूब। अब ये तो सॉलिड है, ठीक है, तो इसका एक फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। लेकिन क्या हम इसके शेप को चेंज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे किया हमने इसे लिक्विड में कन्वर्ट? टेम्परेचर बढ़ा करके, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। लिक्विड की बात करें तो इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। ये कंप्रेसिबल नहीं होते, जब सॉलिड भी कंप्रेसिबल नहीं है, ये भी कंप्रेसिबल नहीं है, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत है। इनकी डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी से कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ये फ्लो करते हैं। जैसे सॉलिड क्या करते थे? हीप करते थे। ये क्या करते हैं? फ्लो करते हैं, यानी कि बह जाते हैं। एक जगह पे ये ढेर नहीं लगा सकते, जैसे पहाड़ जैसा यहाँ पर नहीं बनेगा। ये क्या कर जाएंगे? फ्लो करेंगे, ठीक है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा भी नहीं होती, बहुत कम भी नहीं होती, ठीक है। ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर। लेकिन इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो ज्यादा होता है, जबकि सॉलिड की अगर हम बात करें तो उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो नहीं होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। फिर हमने गैसियस स्टेट के बारे में बात की थी। इनका ना तो फिक्स्ड शेप है, ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है। ये भी क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। जैसे लिक्विड फ्लो करते थे वैसे ये भी बहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हवा बहती है, हवा भी क्या है? गैस ही तो है। तो वो क्या करती है? बहती, फ्लो करती है, ढेर नहीं लगाती, एक जगह में जमा नहीं हो जाती, ठीक है। तो गैसेस जो है वो डिफ्यूज होती है बहुत जल्दी टेम्परेचर के बढ़ने पर। इसके अलावा इन्हें फ्लूइड भी कहा जाता है। जैसे लिक्विड है, लिक्विड को भी फ्लूइड कहा जाता है, ठीक। फिर अब ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। इनको संपीड़ित करके, कंप्रेस करके हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे एलपीजी है, ठीक है, पेट्रोलियम गैस है, उसे लिक्विफाई करके, ठीक है, क्या किया जाता है? इस तरीके से स्टोर किया जाता है। क्लियर है? अगर डेंसिटी की बात करें तो इनकी डेंसिटी सबसे कम होती है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड से भी कम, ठीक। चलो, और इनके बीच में ना तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। स्पेस बहुत ज्यादा है लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। स्पेस बहुत ज्यादा है इसलिए दूर दूर रहते हैं, इससे फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है इसीलिए भी ये दूर दूर रहते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि नहीं है पार्टिकल्स के बीच में। फिर कुछ क्वेश्चंस थे, ये भी हमने कर लिए थे। फिर मैटर की स्टेट के बारे में हम बात कर रहे थे, इसे आप एक बार देखिए। चल, फिर हमने बात की थी क्या हम ये जो अलग अलग मैटर की स्टेट है इनके बीच में इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, इन्हें जो है चेंज कर सकते हैं। हाँ, कैसे? टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन हमें देखनी होगी। जैसे यहाँ पर देखो, सॉलिड को अगर हीट करेंगे तो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैसेस में। गैसेस को कूल करेंगे, जैसे कंडेंसेशन भी कहा जाता है, लिक्विड स्टेट में चेंज होगा, और लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड में। तो सॉलिड से डायरेक्टली हम गैस बना सकते हैं, गैसियस से डायरेक्टली सॉलिड भी बनाया जा सकता है। अब ये अलग अलग प्रोसेसेस क्या हैं, इन्हें हम देखेंगे। तो हमने बात की थी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इसके बारे में बात करेंगे। फिर सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मेल्टिंग क्या है ना। और उससे भी पहले हमने यहाँ पर इस तरीके से एक बात की थी। यहाँ पर ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, ये है गैस। तो सॉलिड से
लिक्विड बनाया जा सकता है और लिक्विड से वापस सॉलिड भी बनाया जा सकता है, बिल्कुल। ठीक है, लिक्विड से गैस बनाया जा सकता है, बिल्कुल। और गैस से वापस लिक्विड बनाया जा सकता है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, गैस से सॉलिड बनाया जा सकता है, हाँ बिल्कुल। सॉलिड से गैस बनाया जा सकता है, हाँ बिल्कुल। सॉलिड से भी गैस बनाया जा सकता है। ठीक है, अब सॉलिड से लिक्विड बनाने की ये जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है मेल्टिंग। और लिक्विड से सॉलिड बनाने की जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है फ्रीजिंग। ठीक है, अब लिक्विड से गैस बनाने की जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन, या हम बॉइलिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, बॉइलिंग भी कह सकते हैं। और गैस से लिक्विड बनाने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है कंडेंसेशन। ठीक, अब सॉलिड से गैस बनाने की जो प्रोसेस यानी सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा है उसे कहा जाता है सब्लिमेशन। ठीक है, और गैस से सॉलिड बनाने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है डिपोजिशन। ठीक है, अच्छा देखो, सॉलिड से लिक्विड बनाना इसे मेल्टिंग भी बोल सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, इसे फ्यूजन भी कह सकते हैं। ठीक है, और लिक्विड से सॉलिड बनाने को फ्रीजिंग या हम सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम है, मतलब अलग अलग टर्म्स यहाँ पर हैं, तो आप ये देख लेना। अच्छा, मेल्टिंग है तो एक मेल्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे, बॉइलिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे, फ्रीजिंग है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे तो हमने पढ़ना ही है। देखो क्या क्या पढ़ना है हमें यहाँ पर, फ्रीजिंग और फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे, मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वेपराइजेशन पढ़ना है, कंडेंसेशन पढ़ना है, सब्लिमेशन पढ़ना है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस हमें पढ़नी है। इसके अलावा इवेपोरेशन भी पढ़ना है बहुत डिटेल में। क्लियर है? चलो, सबसे पहले हमने बात की थी मेल्टिंग की। तो मेल्टिंग क्या होता है, किस स्टेट में चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड में, यह है मेल्टिंग। ठीक है, बाकी तो डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है ही इसको। नेक्स्ट, बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग का मतलब है कि लिक्विड से गैसियस फेज में चेंज होना, इसे कहा जाएगा बॉइलिंग। और जिस पॉइंट पर ये बॉयल होता है, यानी कि जिस पॉइंट पर ये जो वेपर्स हैं इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, उसे क्या कहा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, 1 atm। ठीक है, लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको ध्यान रखना है, दैट इज 1 atm। फिर सब्लिमेशन, सब्लिमेशन ऐसी प्रोसेस है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, सब्लिमेशन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है किसमें, गैसियस में, बिना लिक्विड में चेंज हुए। ठीक है, सॉलिड सीधा गैसियस में चेंज हो रहा है। जैसे हमने कपूर देखा होगा, ठीक है, कैम्फर, नैप्थलीन बॉल्स, ये कुछ या ड्राई आइस है, तो ये सब कैसे होते हैं, ये बच्चों सॉलिड से डायरेक्टली किसमें चेंज होते हैं, गैसियस स्टेट में चेंज होते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। फिर हमने पढ़ा वेपराइजेशन। वेपराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, लिक्विड से वेपर में चेंज होना। अच्छा देखो, यहाँ पर भी लिक्विड से वेपर चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर तो ये है कि एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर कोई फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, जब वेपर बन रहा है तो वेपराइजेशन। ठीक है, चलो फिर फ्रीजिंग और फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात की। फ्रीजिंग यानी कि लिक्विड से किसमें चेंज होना, सॉलिड में चेंज होना। जैसे वाटर को फ्रीज करते हैं और वो आइस बन जाता है। फिर हमने बात की थी कंडेंसेशन की। अब कंडेंसेशन प्रोसेस जो हम अक्सर देखते हैं, तो कंडेंसेशन प्रोसेस वैसे है क्या, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज करना, इसे कहा जाता है कंडेंसेशन। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर की स्पेसिफिक कंडीशंस में ये तो है ही। ठीक, अब ये होता कैसा है, देखो जैसे यहाँ पर ये वाटर का ये ग्लास रखा गया है, इस ग्लास में देखो अलग अलग इस ग्लास में कई सारे आइस क्यूब डाले गए हैं। अब आइस क्यूब डालने से क्या होगा, ये जो ग्लास है इसका सरफेस हो जाएगा ठंडा। ठीक है, तो ये काफी ठंडा हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा
तो हमारे ये जो इसके सराउंडिंग में जो एयर है, अब एयर में वाटर वेपर भी हो गई, वो वाटर वेपर टकराएंगे इसके ठंडे सरफेस पर। अब वो वाटर वेपर इसके ठंडे चिल्ड सरफेस पर जब टकराएंगे तो लिक्विफाई हो जाएंगे और इस तरीके से ड्रॉप्स में हमें दिखेंगे। क्लियर है? तो एक कैटल वाला एग्जाम्पल भी हमने इसमें देखा था। फिर इफेक्ट के बारे में बात की, टेम्परेचर को चेंज करने का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, देखो टेम्परेचर को चेंज करने से स्टेट भी चेंज होती है, हम ऐसा कह सकते कि ऐसा होता है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो सॉलिड जो है वो मेल्ट होकर के लिक्विड में चेंज हो जाता है। अगेन अगर हम टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ाते रह रहे हैं तो ये लिक्विड से टेम्परेचर अगर कंटिन्यू हमने दिया हुआ है, बढ़ाया हुआ है, तो लिक्विड से ये गैसेस में भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर का इतना फर्क पड़ता है। फिर हमने बात की थी टेम्परेचर को कैसे हम सॉलिड करेंगे चेंज, जैसे केल्विन से सेल्सियस में, सेल्सियस से केल्विन में, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। तो इसके लिए 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे। ठीक है, अगर टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस में तो आप कैसे केल्विन में चेंज करोगे? 273 ऐड करोगे। अगर टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन में तो आप कैसे सेल्सियस में चेंज करोगे? 273 माइनस करोगे। और अगर टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस में और आपको करना है इसको फ़ारेनहाइट में, ठीक है, तो कैसे करोगे? 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अच्छा, अगर टेम्परेचर केल्विन में दिया है तो कैसे करोगे फ़ारेनहाइट में? देखो, अगर केल्विन में टेम्परेचर दिया है तो पहले इसको सेल्सियस में कर लो, -273 करके सेल्सियस में टेम्परेचर हो जाएगा, फिर फ़ारेनहाइट में कर लो। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर करे थे। फिर बात की थी लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट क्या है? एक प्रकार से हिडन हीट है, हमने बहुत अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, ये 2 तरह की है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजर। बेसिकली अगर आप चेक करोगे आइस का टेम्परेचर, ठीक है, और आइस जो मेल्ट हुई है हीट देने पर, और उस मेल्टेड आइस का टेम्परेचर जो लिक्विड बन चुका है उसका टेम्परेचर अगर आप चेक करोगे तुरंत, तो आप देखोगे दोनों का टेम्परेचर बराबर है, 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों? अच्छा, कुछ देर तक अगर आप रखोगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा लिक्विड का, ठीक है, लेकिन उसी समय अगर आप चेक करोगे थोड़ा देर तक तो टेम्परेचर जो है सेम रहेगा दोनों का। ऐसा क्यों है? ऐसा है लेटेंट हीट की वजह से, यानी कि जो हीट दी जा रही है सॉलिड आइस को कि वो मेल्ट हो जाए, तो इससे टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो जो हीट दी जा रही है वो सारी हीट कहाँ पर लग जाती है? प्रोसेस में लग जाती है। इसीलिए टेम्परेचर क्या आता है लिक्विड का भी और आइस का भी क्या आता है? सेम आता है। ठीक है, चलो, सेम ऐसे ही वेपर फेज के साथ भी है। और बॉइलिंग ज्यादा सीवियर बर्न नहीं करती है जबकि वेपर करते हैं। ऐसा क्यों? ये भी हमने पढ़ लिया था। फिर प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है क्या? जैसे हमने बात की कि टेम्परेचर को चेंज करने से स्टेट भी चेंज होती है, तो प्रेशर से भी होता है क्या ऐसा? हाँ, होता है। हम गैसियस स्टेट को क्या कर सकते हैं? हाई टेम्परेचर पर हाई प्रेशर बढ़ा करके और टेम्परेचर कम करके क्या कर सकते हैं? इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि स्टेट चेंज तो यहाँ पर भी की जा सकती है। क्लियर है? इतना देखिए से एक बार। चलिए, तो ये भी हो गया था, क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर हमने देख लिया था। फिर बात की थी इवेपोरेशन के बारे में कि इवेपोरेशन क्या है। इवेपोरेशन में होता क्या है कि लिक्विड से वेपर बनते हैं, ठीक है, लिक्विड से वेपर बनते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर ना भी बढ़ाएं, ठीक है, हीट एडिशनल ना भी दें, तो भी ये प्रोसेस होती रहती है। ठीक है, कैसा फिनोमेना है? ये एक सरफेस फिनोमेना है, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही ये होता है, उसे हम क्या कहेंगे? इवेपोरेशन कहेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो सराउंडिंग से, इधर उधर से, कहीं से भी हीट एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब कर ली, फिर पार्टिकल जब हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो हीट होने पर काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ने लगती है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है तो वो नीचे वाले पार्टिकल्स के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो जुड़े हुए हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है, लेकिन हमेशा कैसे होगी? जो सरफेस के पार्टिकल्स होगी उन पर ही होगी। इसीलिए क्या कह रहे हैं हम कि ये क्या है? एक सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, चलो, फिर कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? देखो, सबसे पहले है
हम कह सकते हैं सरफेस एरिया। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा। हमने कपड़े का एग्जांपल लिया था कि जब हम कपड़ा छत में सुखाने डालते हैं तो कपड़े को पूरा फैला करके डालते हैं, यानी कि जितना ज्यादा उसका सरफेस एरिया हो सकता है उतना ज्यादा हम उसको फैला करके डालते हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छे से सूख जाए। लेकिन इकट्ठा करके अगर डालेंगे तो वो अच्छे से नहीं सूखेगा, यानी कि सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट भी ज्यादा होगा, ठीक है। फिर टेम्परेचर, अगर धूप अच्छी है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, यानी कि टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट भी ज्यादा होगा, ठीक है। फिर ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो ह्यूमिडिटी अगर है, ज्यादा रेनी सीजन्स के दौरान रहती है, तो ह्यूमिडिटी अगर है तो इवेपोरेशन का रेट कम होगा, यानी कि ह्यूमिडिटी है हम कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवेपोरेशन के। बात करते हैं विंड की स्पीड, अगर विंड की स्पीड तेज है तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। विंड की स्पीड कम है तो इवेपोरेशन का रेट उतना नहीं बढ़ेगा। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। फिर हमने बात की थी वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल लिक्विड की। अब हमें बात करनी है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। हमने देखा था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग कॉज करता है। जैसे आपने देखा होगा नेल पेंट रिमूवर एक वॉलेटाइल लिक्विड है, ठीक है। वॉलेटाइल लिक्विड यानी कि जो डालते ही इवेपोरेट हो जाते हैं तुरंत। तो जैसे ही मान लो हमारा ये हाथ है कुछ इस तरीके से, अब हाथ में जब हम नेल पेंट लगाते हैं, ठीक है, तो कभी कभी क्या करते हैं हम उस नेल पेंट को उसे मिटाना होता है, तो हम क्या करते हैं अपने हाथ में किसका उपयोग करते हैं, एसीटोन लगाते हैं, जिसे हम नेल पेंट रिमूवर भी कहते हैं, ठीक है। तो वो एक वॉलेटाइल लिक्विड होता है। अब ये जो नेल पेंट रिमूवर हम लगाते हैं ना, यहाँ पर वो होता है लिक्विड फॉर्म में, और तुरंत क्या हो जाता है, ये वेपराइज हो जाता है, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही हम इसे अपने उंगलियों पर लगाते हैं, ठीक है, लगाते लगाते ही ये क्या हो जाता है, इवेपोरेट होता है। और हमें कैसे फीलिंग होने लगता है, हमारे जिस एरिया पर हम इसे लगा रहे हैं वहां पर जो है कूलिंग सा महसूस होने लगता है। तो होता क्या है, ये क्या करते हैं, तुरंत इधर उधर की हीट जो है उसे एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है, जिससे एक कूलिंग इफेक्ट क्या करता है, ये क्रिएट करता है, ठीक है, एक बनाता है, ठीक। तो चलो, इवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इवेपोरेशन क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, देखो बच्चों दो तरह की प्रोसेस होती हैं, एक होती है एंडोथर्मिक और एक होती है एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती हैं जो जिन प्रोसेस के दौरान हीट क्या की जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है, हीट ली जाती है, हीट की आवश्यकता होती है, ठीक है, उन्हें एंडोथर्मिक कहा जाता है। जबकि एक्सोथर्मिक की अगर हम बात करें तो ऐसी प्रोसेस जहां पर रिएक्शन में क्या होती है, हीट रिलीज होती है, रिएक्शन के बाद क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। जहां पर हीट एब्जॉर्ब होगी वो होगी एंडोथर्मिक, हीट रिलीज होगी वो होगी एक्सोथर्मिक। तो इवेपोरेशन कैसी प्रोसेस है, कि एंडोथर्मिक, यानी कि हीट रिलीज सॉरी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। सो अ लिक्विड एब्जॉर्ब हीट, तो लिक्विड क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है इवेपोरेशन के दौरान। दिस में बी प्रोवाइडेड बाय लिक्विड इटसेल्फ और बाय द सराउंडिंग। अब ये जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, या तो ये सराउंडिंग से लेगा या तो लिक्विड अपने आप ही क्या करेगा, इसे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। व्हेन द इवेपोरेटिंग लिक्विड टेक द रिक्वायर्ड हीट फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ लिक्विड, द रेस्ट ऑफ द लिक्विड कूल डाउन। तो जैसे ही जो इवेपोरेट होने वाला जो लिक्विड है वो क्या करता है, हीट लेता है, ठीक है, अगर लिक्विड के दूसरे पार्ट से या फिर सराउंडिंग से, तो क्या हो जाता है, ये इवेपोरेट हो जाता है। एंड जो बॉडी पार्ट है या जो भी अदर पार्ट है, जो मतलब बाकी का जो लिक्विड है वो क्या हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है। ऑन द अदर हैंड इफ द लिक्विड टेक हीट फ्रॉम द सराउंडिंग इट कॉजेज कूलिंग इन द सराउंडिंग। तो अगर लिक्विड जो है क्या करता है, सराउंडिंग से हीट लेता है तो सराउंडिंग में कूलिंग देता है। Thus evaporation causes cooling effect। इसलिए हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास। एग्जांपल जैसे कि हमें कहा जाता है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉटन के जो कपड़े हैं, कॉटन क्लोथ, गर्मियों में, क्योंकि कॉटन के जो कपड़े हैं ये क्या करते हैं, कॉटन के कपड़े क्या करते हैं, पसीने को, जो हमारा स्वेट है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब ये स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, चलो अब मान लो इन्होंने ये जो कॉटन क्लोथ है इन्होंने स्वेट एब्जॉर्ब किया, ठीक है। अब ये क्या होगा कि ये
स्वेट एब्जॉर्ब करके गीले तो हो जाएंगे, है ना, थोड़ा वेट हो जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेंगे। जब ये सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वही सेम प्रोसेस इवेपोरेशन वाली, हीट एब्जॉर्ब करके पार्टिकल्स का इवेपोरेशन होना, तो हीट एब्जॉर्ब करके पार्टिकल्स हो जाते हैं इवेपोरेट, और इन्होंने हीट एब्जॉर्ब की है सराउंडिंग से, तो सराउंडिंग में क्या करते हैं, एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, एक कूलिंग इफेक्ट जो है ये देते हैं, ठीक है, वो कूलिंग इफेक्ट कॉज करते हैं। इस वजह से कॉटन क्लोथ्स पहनने पर गर्मियों में भी हमें जो है ठंडक का एहसास होता रहता है। क्लियर है, तो कॉटन क्लोथ्स इसीलिए पहनने चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं अर्दनवेयर की। अर्दनवेयर यानी कि इस तरीके से मटका, जो जिसे हम कहते हैं, ठीक है, घड़ा या मटका कह सकते हैं, मिट्टी का, ठीक है। अब ये जो मटका है, गर्मियों में इसमें हम क्या करते हैं, पानी फिल कर लेते हैं। क्यों फिल करते हैं, क्योंकि पानी ठंडा रहता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सब जगह तो टेम्परेचर सेम है, जो हम फिल्टर का पानी या अन्य किसी बर्तन में हमने पानी रखा हुआ है वो तो नॉर्मल टेम्परेचर का है, लेकिन घड़े का पानी ठंडा होता है, ऐसा क्यों? इसके पीछे यही इवेपोरेशन वाला पॉइंट है। क्यों? क्योंकि देखो, घड़े पर होते हैं छोटे छोटे, मिट्टी से बना हुआ होता है, तो छोटे छोटे पोर होते हैं। अच्छा, ऐसे पोर नहीं होते कि पानी बाहर आ जाए, है ना, ऐसे छेद तो नहीं होते हैं, इतने बड़े छेद नहीं होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पोर होते हैं। अब इन पोर में क्या आता है, पानी भर जाता है, ठीक है। अब ये पानी क्या करता है, सराउंडिंग में जो हीट है, सराउंडिंग की जो हीट है, इसे क्या करता है, ये जो पोर में जो वाटर है, सराउंडिंग की हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और इवेपोरेट होगा, और वहां पर क्या कर देगा, कूलिंग इफेक्ट कॉज करेगा, जिस कूलिंग इफेक्ट की वजह से अंदर का जो पानी है वो कैसा रहता है, ठंडा ही रहता है। क्लियर है इतना? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, इसके अलावा कई सारे एग्जाम्पल हैं जो आप लिख सकते हैं, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। तो चलो, इतना आप नोट कर लो। चलिए, तो इतना समझ में आ गया है कैसे इवेपोरेशन जो है कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है। अच्छा, इसके और एग्जांपल भी, जैसे गर्मियों में हमें स्वेटिंग काफी होती है, तो ज्यादा स्वेटिंग होना भी क्या है, अच्छा है, क्योंकि ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। जैसे कि ज्यादा स्वेटिंग अगर होती है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर ये पॉइंट भी पढ़ा है ना, दो पॉइंट हमने पढ़े कि लिक्विड या तो सराउंडिंग से हीट लेगा, या तो अदर पार्ट ऑफ लिक्विड से हीट लेगा, ठीक है। तो जो अगर हमें स्वेटिंग होती है, तो ये अपने आप से ही क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होता है, और बॉडी पार्ट में क्या देता है हमें, एक जो है कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है। क्लियर है? फिर हमने बात की थी कुछ और, दो और स्टेट है मैटर की, ठीक है। तीन स्टेट तो हम पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी दो स्टेट और हैं, एक है प्लाज्मा और एक है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इन्हें थोड़ा सा समझते हैं। देखो, प्लाज्मा, the sun glows during day while stars shine during the night. The sun and star glow because of the presence of plasma in them. तो जैसे सन है, स्टार है, तो ये ग्लो करते हैं। देखो, सन दिन में चमकता है और स्टार रात को चमकते हैं। ये क्यों चमकते हैं? क्योंकि इनमें क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। द प्लाज्मा क्रिएटेड इन स्टार बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। तो प्लाज्मा बनता कैसा है स्टार में या सन में, बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द ग्लो और शाइन। द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब, इस तरीके से स्क्रीन आपने देखी होगी, चमकदार सी स्क्रीन या नियॉन साइंस आपने देखे होंगे, ठीक है। इनमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है, इस वजह से ये ग्लो करते हैं, ठीक है। दिस स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेस। ये पार्टिकल आयनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में होते हैं, ये आप हायर क्लासेस में समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पार्टिकल है सुपर एक्साइटेड होते हैं और सुपर एनर्जेटिक होते हैं। कैसे बनते हैं, हाई टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। तो सन का ग्लो करना, स्टार का ग्लो करना, ये जो नियॉन साइंस है, ठीक है, इनका ग्लो करना, इसके अलावा फ्लोरोसेंट ट्यूब्स जो होती हैं वो भी ग्लो करती हैं। तो ये सब किसकी वजह से है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा आप समझ गए हैं, बस थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज हमें समझनी है यहाँ पे। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बात करें, तो कंडेंसेशन कब होता है, जब गैस मॉलिक्यूल किसमें चेंज होते हैं, लिक्विड में, ठीक है, टुगेदर टू फॉर्म अ लिक्विड। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि वो एनर्जी लॉस करेंगे, तभी तो अपनी पहले जैसी स्टेट में आते हैं,
ठीक है। Gases are really excited atoms. When they lose energy, they slow down and begin to collect. These particles can collect into one drop. Water condenses on the lid of your pot when water boils. तो जैसे आप जब पानी बॉईल होता है उसके ऊपर जब आप लिड लगा के रखते हो तो आप क्या देखते हो कि वो जो सरफेस है वो भी गर्म ही है, लेकिन वो जो वाटर है ऊपर उस लिड पर कलेक्ट हुआ रहता है। ठीक है। इट कूल्स ऑन द मेटल एंड बिकम्स अ लिक्विड अगेन। तो ये लिक्विड वो जो मेटल सरफेस है उस पर क्या होता है, उस पर जाता है, उस पर टकराता है, फिर अगेन क्या हो जाता है, वापस से लिक्विड फॉर्म में आकर के वापस से क्या हो जाता है, लिक्विड बन जाता है। यू वुड देन हैव अ कंडेंसेट, और वो ही उसे ही हम क्या कहेंगे, एक कंडेंसेट कहेंगे। ठीक है। तो ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर के बनाया था, कॉर्नेल एंड वेयरमैन, और फाइनली इसे क्रिएट किया गया और कहा गया नया जो है ये न्यू स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है। टू अदर साइंटिस्ट, सत्येंद्र नाथ बोस जो कि इंडियन ओरिजिन से थे, एंड एल्बर्ट आइंस्टीन हैड पार्टिसिपेटेड इट इन 1920। इसीलिए इनका नाम जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, इसका नाम रखा गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। तो हमने कुछ एडिशनल टॉपिक भी यहाँ पर पढ़ ली, जैसे प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।